और अब खबर है यूक्रेन से। यूक्रेन के निप्रो शहर पर रूस का हमला। सुबह 5 से 7 बजे के बीच निप्रो पर हमला। यूक्रेन की वायुसेना ने हमले की पुष्टि की है। औद्योगिक बुनियादी ढांचे पर निशाना साधा गया। यूक्रेन पर रूस का आईसीबीएम से हमला। इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलें जो हैं वो दागी गईं। और उस हमले के बाद की स्थिति जरा देखिए यहाँ पर। तो यूक्रेन के निप्रो शहर पर रूस ने हमला किया। इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई। और किस तरह से ये धमाका हुआ, ये सुबह 5 बजे से लेकर 7 बजे के बीच की घटना है, जब इस तरह का हमला जो है वो रूस ने यूक्रेन पर किया है। तो यूक्रेन पर रूस का आईसीबीएम से हमला। इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई। पिछले कुछ सालों से किस तरह के हालात रूस और यूक्रेन के बीच बने हैं ये हम सबके सामने है, लेकिन युद्ध जो है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार कभी यूक्रेन रूस पर हमला करता है तो कभी रूस यूक्रेन पर हमले कर रहा है। और ये हमला जो है वो निप्रो शहर पर रूस की तरफ से किया गया। यूक्रेन का निप्रो शहर है ये, जहां पर औद्योगिक बुनियादी ढांचे पर ये निशाना साधा गया। आईसीबीएम से हमला किया गया है। इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो दागी गई है। और मिसाइल दागने के बाद आप देख सकते हैं किस तरह से ये धमाका हुआ, कैसे बिल्डिंग में आग लगी, कैसे आसमान में काले धुएं का गुबार जो है वो छाया हुआ है। और इस पर चर्चा करने के लिए ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड यूके देवनाथ डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। यूके देवनाथ जी, कैसे देखते हैं जिस तरह का रूस ने एक बार फिर से निप्रो शहर पर हमला किया गया है और ये औद्योगिक इमारतें हैं जिनको निशाना बनाया गया है। सुबह 5 से 7 बजे के बीच ये हमला किया गया है बैलिस्टिक मिसाइल के जरिए। जी हाँ, बहुत बड़ा काउंटर अटैक, यानी हम कहें तो जवाबी हमला रूस की तरफ से आया है। अभी परसों जब कीव ने अमेरिका से जब उनको परमिशन मिल गई तो अटैकमस मिसाइल से रूस पर हमला किया था। 6 अटैकमस मिसाइल लॉन्च किए थे जिनकी रेंज 300 किलोमीटर है। उसमें से 5 को रूस दावा कर रहा है कि हवा में ही मार गिराया गया था। एक जो थी वो रूस की जमीन पर फटी और रूस की ऑफिशियल मीडिया दावा कर रही है उससे कुछ नुकसान नहीं हुआ। लेकिन उसके बाद से ही व्लादिमीर पुतिन बहुत ही खूंखार और गुस्से के मूड में हैं। उन्होंने अपने पूरे न्यूक्लियर फ्लीट को अलर्ट मोड पर कर दिया है और अब इस्कंदर और जैसे जिरकॉन जैसे आईसीबीएम से उन्होंने कीव पर, लवीव पर हमला कर दिया है, निप्रो पर हमला कर दिया है। सिर्फ राहत की बात यह है कि इस्कंदर जिरकॉन मिसाइल में न्यूक्लियर हथियार लगा सकते हैं, न्यूक्लियर बम लगा सकते हैं, लेकिन फिलहाल जो हमले हुए हैं उसमें सिर्फ 500 किलो के हाई एक्सप्लोसिव वॉरहेड का इस्तेमाल किया है। तो ये जो युद्ध है अब आस्ते आस्ते और भयंकर परिस्थिति की तरफ जा रहा है। खबरें ऐसे भी आ रही हैं कि रूस की नेवी ने ब्लैक सी में अपनी मिसाइल कैरियर डिस्ट्रॉयर्स को एक्टिवेट कर दिया है जिन पर की कैलिबर क्रूज मिसाइल्स लगी हैं। यानी अब रूस ने पूरा मन बना लिया है कि दक्षिण में ब्लैक सी से और उत्तर में मॉस्को की तरफ से यानी कुर्स्क रीजन की तरफ से अब उसे बहुत भयंकर हमला यूक्रेन पर करना है। एक और चीज, ये इंडिकेशन ये है कि डर के मारे ही शायद कीव से इटाली, स्पेन और अमेरिका ने अपने अपने एम्बेसीज को बंद कर लिया है और अपने अपने स्टाफ को वापस ले गए हैं। ग्रीस ने भी अब ऐलान किया है कि वो अब कीव में अपने एम्बेसी को बंद कर रहा है और स्टाफ को वहां से हटा रहा है। तो लगता है कि आने वाले दिनों में इस युद्ध की विभीषिका बहुत ज्यादा होने वाली है। लेकिन यूके देवनाथ जी, अजय जांडियाल हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो आपके पास आऊँगी। लेकिन यूके देवनाथ जी, मैं आपसे समझना चाहूँगी, अमेरिका में ट्रंप के आने के बाद, हालांकि वो जनवरी से ये कह सकते हैं कि पूरी तरह से संभालेंगे कुर्सी, ट्रंप के आने के बाद इस तरह के कयास लग रहे थे कि ये जो बढ़ता हुआ युद्ध है इसको लेकर बातचीत के जरिए कोई रास्ता निकलता हुआ नजर आएगा। आपको क्या लग रहा है, जिस तरह के हमले हो रहे हैं, जिस तरह से यूक्रेन हमले कर रहा है, फिर रूस उस पर रिटेलिएट कर रहा है,
क्या आसार आपको आने वाले वक्त में नजर आ रहे हैं? देखिए, जब ट्रंप आएंगे तो उन्होंने ऐसा दावा किया था कि कम से कम अपने इलेक्शन प्रचार के दौरान कि वो इस युद्ध को महज एक दिन में बंद कर देंगे। ऐसे में ट्रंप क्या करेंगे? उनके पास कोई ज्यादा ऑप्शन है नहीं। वो एक ऑप्शन है कि वो इस युद्ध को इसी तरह से चलाएं। तो उनके जो विरोधी हैं डेमोक्रेट्स या उनके अपने पार्टी रिपब्लिकन पार्टी के जो मेंबरान हैं, वो पूछेंगे कि आपने क्या नया किया। दूसरा ऑप्शन है कि वो इस युद्ध में यूक्रेन को और ज्यादा भयंकर भीषण हथियार दें और यूक्रेन को बोले कि और ज्यादा भयंकर भीषण हथियार रूस में घुस कर करो। लेकिन ये ऑप्शन ज्यादा प्रैक्टिकल नहीं है, क्योंकि देखिए रूस इस इतना क्षेत्रफल के हिसाब से इतना बड़ा देश है कि 300 किलोमीटर में घुसकर अगर यूक्रेन की मिसाइलें जो कि अमेरिका दे रहा है, जैसे एटैकम्स मिसाइल है, 300 किलोमीटर अंदर जाएंगी, एक आध कैंटोनमेंट में पटाखा फटेगा, 2-4 टैंक या 5-6 हवाई जहाज नष्ट होंगे। इससे रूस को कुछ नहीं फर्क पड़ता, फौजी तौर में मैं बात कर रहा हूं। तो ट्रंप के पास तीसरा ऑप्शन है कि वो आस्ते आस्ते यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को समझाएं, और जेलेंस्की को समझाने का एक ही तरीका है कि आस्ते आस्ते जेलेंस्की को जो सैन्य सामग्री नेटो देता है, यानी असल में जो सैन्य सामग्री जेलेंस्की को अमेरिका देता है, उसकी मात्रा 5%, 10%, 20% कम कर दें। इससे जेलेंस्की खुद ही समझ जाएंगे कि शायद अमेरिका दिल खोल के उनकी मदद नहीं कर रहा, हाफ हार्टेड मदद कर रहा है। यानी जेलेंस्की समझ जाएंगे कि उन्हें आस्ते आस्ते बातचीत के लिए, पीस टेबल पर बैठने के लिए तैयार होना पड़ेगा। वो हो जाएंगे तैयार। आप देखेंगे ऐसा जनवरी के अंत तक या फरवरी के पहले हफ्ते तक हो जाएगा। लेकिन सवाल यही है कि क्या वाकई जेलेंस्की जो है वो बात करने के लिए तैयार होंगे और बात से भी बात बनेगी? ये बड़ा मुश्किल है, क्योंकि पिछले वक्त में तमाम बातें हो चुकी हैं और कितनी मदद, अमेरिका की मदद इस पर बहुत निर्भर करती है। अगर अमेरिका मदद कम करता है तो कहीं ना कहीं बातचीत की तरफ रास्ता आगे बढ़ सकता है। अजय जांडियाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, निप्रो में जो हमला हुआ है, निप्रो शहर पर आईसीबीएम से अटैक किया गया है, इस पर आपके पास क्या जानकारी है? लगातार जो कॉन्फ्लिक्ट है वो बढ़ता जा रहा है और हर एक नए दिन नए तरह के जो है तरीकों से निशाना बनाया जाता है एक दूसरे को। इजराइल की बात करें, रशिया और यूक्रेन की बात करें तो, और आपको बता दूं जिस तरह से ये हमला हुआ है, इस हमले में अभी क्या नुकसान हुआ है इसकी चीज़ें जो है आहिस्ता आहिस्ता साफ हो रही हैं और यकीनन नुकसान भी हुआ है, क्योंकि जिस तरीके से ये हमला हुआ है उसके बाद इस चीज़ की पहले से आशंका थी कि नुकसान हो सकता है। अभी जिस तरीके से ये हालात बने हुए हैं, आपको बताऊं जो सूत्र बता रहे हैं कि ये कॉन्फ्लिक्ट जो है इतनी जल्दी खत्म होता नहीं दिख रहा, क्योंकि जिस तरीके से लगातार रूस अपने रवैये पे अड़िग है और यूक्रेन जो है जो ये कहेंगे कि जो लगातार इस युद्ध में बना हुआ है उसके पीछे की वजह सबसे बड़ी ये है कि ये लड़ाई अब रूस और यूक्रेन के बीच ना होकर बल्कि रूस और उसके साथ साथ जो है वो अमेरिका की बात की करें, ब्रिटेन की बात करें, कनाडा की बात करें, जो देश जो इकोनॉमिकली और जो बाकी सैन्य सपोर्ट जो है वो दे रहे हैं यूक्रेन को, वो लड़ रहे हैं। इसी वजह से ये युद्ध लंबा खिंचता जा रहा है और जेलेंस्की जो है वो इसीलिए जो है आप देखेंगे तो बड़े निश्चित दिख रहे हैं कि कोई दिक्कत नहीं है। तो जब तक ये चीज़ें नहीं बंद होंगी तब तक इसी तरह से लगता है कि ये सिलसिला जारी रहेगा। मगर सबसे ज़्यादा जो चिंताएं वो ये हैं कि पुतिन बार बार बोल चुके हैं कि उनके पास हर वो ऑप्शन है, और ख़ासतौर पर न्यूक्लियर की बात करते हुए उन्होंने कहा है कि वो अपने देश की रक्षा के लिए जो है उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो यकीनन इसके चलते चिंताएं और बढ़ रही हैं। बिल्कुल, जिस तरह का एटीट्यूड, जिस तरह का रवैया एक तरह से कह सकते हैं पुतिन की तरफ से है यूके देवनाथ जी, बाकी देशों की जो चिंताएं हैं वो कहीं ना कहीं बढ़ गई हैं, क्योंकि अगर ये युद्ध जो है वो जेलेंस्की की तरफ से नहीं रोका गया या नहीं थमा तो फिर पुतिन तो कुछ भी करने के लिए आमादा हो जाएंगे। नजर नेटो देशों ने काफी सावधानियां बरतनी शुरू कर दी है। स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क, फिनलैंड, इन लोगों ने अपने नागरिकों से ये कह दिया है कि आप 72 घंटे का राशन लेकर अपने घर में जो अंडरग्राउंड बंकर है
वहां ट्रेडिशनली द्वितीय महायुद्ध के बाद से ही जब रूस और अमेरिका के बीच में चल रहा था, तो सब लोग अपने अपने घर में एक अंडरग्राउंड बंकर बनाते हैं बैलिस्टिक शेल्टर का नाम से। और उनके यहाँ जो पिछले 40 साल से 30 साल से जब भी कोई अपना मकान बनाता है, तो प्लान सैंक्शन में ही सरकारी नियमों के अनुसार घर में एक अंडरग्राउंड बंकर बनाना पड़ता है। तो फिनलैंड, स्वीडन, इन सब देशों में सरकार ने एडवाइजरी जारी कर दी है कि सब नागरिक अपने अपने अंडरग्राउंड शेल्टर में 72 घंटे का खाना तैयार रखें, मतलब प्रिजर्व करके रखें। एक और चीज जो हो रही है कि अब जेलेंस्की ने कहा है कि वो रूस के इस हमले से डरे नहीं है। तो ये रहा है कि यह उस पे हमला कर रहा है, वह इस पे हमला कर रहा है, उभय पक्ष कह रहा है कि हम डरे नहीं है। इसमें मिलिट्री तौर पर अगर बात करें, पॉलिटिकल एंगल को छोड़ दें, तो रूस को कोई खास नुकसान नहीं हो रहा, और रूस के पास इतनी ज्यादा रिजर्व ऑफ मिलिट्री पावर है कि वो अगले कई महीनों तक आराम से लड़ सकता है यूक्रेन के साथ युद्ध। जबकि जेलेंस्की को हर रोज सप्लाई चाहिए अमेरिका से। कल के युद्ध में जो हथियार, चाहे वो टैंकों के गोले हों, चाहे वो आर्टिलरी के शेल्स हों, कल की लड़ाई के लिए भी जेलेंस्की के पास आज नहीं होते हैं। आज रात को ही वो पोलैंड से आएंगे और कल की लड़ाई के लिए जेलेंस्की उसको फॉरवर्ड कर देते हैं युद्ध भूमि की तरफ, ईस्टर्न डोनबास की तरफ। तो जेलेंस्की का ये कहना कि वो डरे नहीं है, ये शायद जमीनी हकीकत से थोड़ा परे हटकर है, क्योंकि यूक्रेन की आम जो आवाम है वो थोड़ा परेशान है, हैरान है। वहां जो यंग पीपल हैं वो क्योंकि यूक्रेन में अभी सभी को फौज ज्वाइन करना अनिवार्य हो गया है, चाहे वो लड़के हों या लड़कियां हों, युवा हों या युवती हों। यूक्रेन से लगातार युवा और युवती यूक्रेन छोड़कर पश्चिमी देशों की तरफ जा रहे हैं, छुप छुप कर भाग रहे हैं, क्योंकि वो फौज नहीं ज्वाइन करना चाहते। तो जेलेंस्की को शायद ये समझना पड़ेगा कि 20 जनवरी को, यानी जिस दिन डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति पद का शपथ ले लेंगे, उसके बाद उनके जो हथियारों की सप्लाई है, वो जो कि 24 घंटे के साइकिल है, नेटो से 12 घंटे में पहुंच जाती है यूक्रेन, यूक्रेन से कीव और लवीव से वो 12 घंटे में पहुंच जाती है डोनबास की तरफ रूस के साथ लड़ने के लिए। ये बंद तो खैर नहीं होगी 20 जनवरी के बाद, लेकिन स्लो हो जाएगी, मात्रा करीबन 20% या 30% कम हो जाएगी। इससे जेलेंस्की को आभास मिल जाएगा कि अब वो इस युद्ध को अनलिमिटेड समय तक नहीं लड़ सकते। देखिए, अमेरिका में जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, मैं उसकी बात बता देता हूं। अमेरिका में शुरुआती दिनों में मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स बहुत खुश था, क्योंकि उनको बड़ी तादाद में हथियारों के ऑर्डर मिल रहे थे यूक्रेन की लड़ाई की वजह से। वो एक शिफ्ट से 2 शिफ्ट गए, 2 शिफ्ट से 3 शिफ्ट गए, लेकिन पिछले 1000 दिनों में उसकी पेमेंट नहीं हुई है उनको। ये लोगों को पता नहीं है। जो अमेरिका की मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, उसने करीबन 30 या 35 बिलियन डॉलर के जो हथियार दिए हैं यूक्रेन को अभी तक, पिछले 1000 दिन में, उसकी पेमेंट अभी तक यूक्रेन ने अमेरिका को नहीं दी है। तो वहां जो बिजनेसमैन है वो थोड़ा परेशान है, वो अमेरिका की सरकार से पूछ रहे हैं कि ये पैसा कब वापस आएगा यूक्रेन से। अब अमेरिका की सरकार, जो बाइडेन की सरकार की बात कर रहा हूं, उन्होंने अपने मिलिट्री इंडस्ट्रियल जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, बिजनेसमैन, देखिए कैपिटलिस्ट कंट्री है, उनको थोड़ा शांत करने के लिए उन्होंने अमेरिकन टैक्स पेयर्स के पैसे से अमेरिका के इन हथियार मैन्युफैक्चरर्स को थोड़ा शांत करने की कोशिश की है। लेकिन फाइनली ये पैसा एक दिन यूक्रेन से अमेरिका पहुंचना है, चाहे 1 साल के बाद जाए, 5 साल के बाद जाए या 10 साल के बाद जाए। तो जेलेंस्की को ये आधी अधूरी जानकारी शायद नहीं है। जिस दिन जेलेंस्की को पता लग जाएगा कि उन्होंने यूक्रेन के अगले आने वाले 10 या 20 साल का जो जीडीपी है, वो उन्होंने अमेरिका से उतना हथियार ले लिया है, तो जेलेंस्की बाध्य हो जाएंगे बातचीत करने के लिए। यूक्रेन में जमीनी तौर पर जेलेंस्की के विरुद्ध काफी साइकोलॉजिकल प्रेशर भी है। वहां की आम आवाम जो है वो चाहती है कि अब युद्ध बंदी हो जाए, उनको कोई गेन नजर नहीं आ रहा। देखिए, जो दोनेत्स्क है, ज़पोरिज़िया है, खेरसोन है, ये तो ऑलरेडी रूस ने कब्जे में ले लिया है। क्रीमिया तो 2014 से ही रूस के कब्जे में था। जेलेंस्की पिछले 1 साल के युद्ध में, 1000 दिन के युद्ध में दक्षिण दोनेत्स्क, लुहांस्क, खेरसोन, ज़पोरिज़िया,
इसको आजाद नहीं करा पाए हैं, तो वहां जो यूक्रेन के आम आदमी हैं, गरीब आदमी हैं, अनपढ़ लोग हैं, कम पढ़े लिखे लोग हैं, वो पूछ रहे हैं कि जेलेंस्की ने क्या हासिल किया पिछले 1 साल के युद्ध में। जी बिल्कुल, जेलेंस्की ने क्या हासिल किया पिछले 1 साल के युद्ध में, सिर्फ और सिर्फ नुकसान के अलावा। लेकिन अजय, मैं आपसे समझना चाहूंगी, जिन बातों का जिक्र यूके देवनाथ जी कर रहे हैं कि देखिए 20 जनवरी के बाद ये कहा जा सकता है कि यूक्रेन को जो अमेरिका से मदद मिल रही है वो कम हो जाएगी, लेकिन क्या अमेरिका ने, जो बाइडेन ने पहले ही यूक्रेन को इतना मजबूत कर दिया है कि स्थितियां जो हैं वो 20 जनवरी तक खिंच जाएंगी? क्योंकि आज आप समझिए 21 नवंबर है और पूरे 2 महीने का वक्त है। ऐसे में क्या पहले ही जो बाइडेन की तरफ से यूक्रेन को इतना स्ट्रांग कर दिया गया, इतना मजबूत कर दिया गया, हथियारों के तौर पर इतनी मदद दे दी गई कि लगातार यूक्रेन जो है वो लड़ता रहे? कि मैं आपको बताऊं, यूएस जैसा देश जो है, अमेरिका जैसा देश जो है, और वहां अगर कोई राष्ट्रपति है तो वो इस तरह की गलती कभी नहीं करेगा जिसके बाद उसे उसके खिलाफ जो है वो जो नई सरकार आएगी, जब डोनाल्ड ट्रंप आएंगे, वो उन पंडोरा बॉक्स को खोलें। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर वहाँ की जो ब्यूरोक्रेसी है, खासतौर पे वो जो सरकार में लोग बैठे हैं व्हाइट हाउस में, वो भी इन चीज़ों को बड़े एहतियातन चलाते हैं, देखते हैं कि क्या और किस हद तक जा सकते हैं, कर सकते हैं। और अब जब आप समझें कि इस वक्त साफ है, जो बाइडेन को पता है कि अब उनका समय जो है वो समाप्त होने वाला है, ऐसे में यूक्रेन को इस तरह की या आउट ऑफ द वे जो है सहायता करना उनके लिए मुमकिन नहीं होगा। मगर ये ज़रूर है कि 20 तारीख के बाद जो चीज़ें बदलेंगी वो किस ओर जाती हैं। क्या यूक्रेन को और ज़्यादा मदद मिलती है, या डोनाल्ड ट्रंप जो है, क्योंकि वो एक बिजनेसमैन हैं, वो इस चीज़ को जोर देते हैं कि उन्हें जंग से नहीं बल्कि शांति की ओर आगे बढ़ना है। तो सब दुनिया जानती है कि जब तक यूएस जो है वो यूक्रेन को बैक कर रहा है, ब्रिटेन उसके साथ खड़ा है, कनाडा जो है वो मिलकर मदद दे रहा है, तो ऐसे में इतने जो बड़े बड़े देश जो उसके पीछे खड़े हैं, वो यकीनन जो है वो जब तक मदद बंद नहीं करेंगे, यूक्रेन ना हारेगा और ना हारने की बात करेगा। तो इसलिए कहीं ना कहीं अगर युद्ध को बंद करना है तो एक ये फैसले जो है वो आने की उम्मीद जताई जा रही है। और इसीलिए अगर 20 तारीख का समय जो है वो कहीं ना कहीं बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आज ठीक 2 महीने के बाद अब ये जंग का रुख क्या होगा ये जरूर कहा जा सकता है कि वो तय होगा। मगर अभी तक की जो स्थितियां बनी हैं, आप देखिए जो नया आईसीबीएम का जो हमला किया गया है वो बेसिकली बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो न्यूक्लियर वेपन्स को ले जाने के लिए होती है, उसका इस्तेमाल करके क्या पुतिन ने ये इशारा कर दिया है कि वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। इस बार वो खाली हथियार था, उसमें न्यूक्लियर नहीं था, मगर आने वाले समय में उसका इस्तेमाल हो सकता है। और पिछले इतने देर से चल रहे इस युद्ध के दौरान अगर इसका इस्तेमाल अब हुआ है तो कहीं ना कहीं एक इंडिकेशन ये दी गई है कि हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। जो मैं कह रहा हूं उसका सिर्फ ये ना कहा जाए कि ये बयानबाजियां हैं, मैं करने में भी भरोसा रखता हूं, विश्वास रखता हूं। और अगर ऐसा होता है तो यकीनन विश्व युद्ध का जो संकट मंडरा रहा है वो उसकी आशंका और बढ़ जाती है। इसलिए कई बड़े देशों को, जिसमें भारत का नाम भी बड़ा अहम है, भारत को भी इसमें कहीं ना कहीं पहल करनी होगी। भारत का नाम भी अहम है और कहीं ना कहीं भारत की पहल और जो बातें हमने सुना है ट्रंप की तरफ से कही गई और उनकी तरफ से ये कहा गया कि यूके देवनाथ जी, बातचीत के जरिए समाधान हो, और उन्होंने कहा कि टेबल पर बिठाकर बातचीत होनी चाहिए और युद्ध का समाधान होना चाहिए। ये मैं आपसे भी समझना चाहूँगी, जिस बात का जिक्र मैंने अजय के साथ किया। अगर 20 जनवरी तक लगातार इस तरह से हमले जो हैं या जवाब देता रहा यूक्रेन, तो इसका मतलब, इसका मैसेज क्या है कि पहले से ही क्या अमेरिका ने इतना स्ट्रांग हथियारों के तौर पर यूक्रेन को कर दिया है, या इतनी ज़्यादा मदद कर दी है कि लगातार स्टैंड कर रहा है यूक्रेन रूस के सामने? फौजी भाषा में एक शब्द होता है WWR, यानी वॉर वेस्टेज रेशो रिजर्व, और इसको दिनों में काउंट किया जाता है। इसका मतलब ये होता है कि अगर इंटेंस लड़ाई हो तो किस देश के पास कितने दिन का हथियार है। जैसे भारत भी कोशिश करता है कि हमारी WWR हमेशा कम से कम 30 दिन या 40 दिन की रहे। उसका ये मतलब होता है कि 30 या 40 दिन का युद्ध हम लड़ सकते हैं। फिलहाल मिलिट्री स्पेशलिस्ट का, ये स्ट्रेटेजिस्ट का आकलन है कि यूक्रेन का जो WWR है वो महज 3 दिन का है। यानी अगर अमेरिका पूरी तरह से अभी हथियार देना बंद कर दे, शून्य कर दे,
तो यूक्रेन अगले 24 घंटे चलिए, 48 घंटे चलिए, 72 घंटे तक युद्ध लड़ सकता है, जिसके बाद यूक्रेन के टैंकों में गोले नहीं बचेंगे, आर्टिलरी तोपों के सामने शेल्स नहीं होंगे, उसकी एयरफोर्स जो है उसको पास गिराने के लिए बॉम्ब्स नहीं होंगे। जैसे हम एटैकम्स मिसाइल की बात कर रहे हैं, यूक्रेन ने काफी सारी दागे हैं। अब तक वो सिर्फ अपने ही एरिया में, उस यूक्रेन के उसी एरिया में दाग रहा था रूसी फौजों के ऊपर, जो कि पहले ईस्टर्न यूक्रेन यानी पहले यूक्रेन का ही हिस्सा था। अब उसने जो 6 एटैकम्स फायर किए हैं, अब तक कितने टोटल मिसाइल उन्होंने सप्लाई किए हैं, आपको ताज्जुब होगा। टोटल 90 मिसाइलें उन्होंने अमेरिका ने सप्लाई की हैं यूक्रेन को आज तक, और इस 90 में से आकलन ये है कि कम से कम आधे यानी 40 या 50 यूक्रेन फायर कर चुका है। तो अगर यूक्रेन इंटेंस कॉम्बैट रेट के हिसाब से अटैकम्स मिसाइल फायर करता है, तो अगले 3 दिन में 4 दिन में उनके खत्म हो जाएंगे। अमेरिका से क्यों बड़ी तादाद में हथियार नहीं आ सकते, ये मैं आपको समझाता हूं। देखिए, अमेरिका से या नेटो देश से सारे हथियारों को पहले पहुंचना पड़ता है पोलैंड। पोलैंड से फिर वो रेल यात्रा के जरिए लवीव आते हैं। लवीव से पोलैंड की जो ट्रेन है वो वापस चली जाती है, और फिर लवीव से यूक्रेन की ट्रेन में ये सब लोड होता है, और फिर यूक्रेन की जो ट्रेन है वो फिर पूरब की तरफ कूच करते हुए कीव, निप्रो नदी को क्रॉस करके फिर वो ईस्टर्न यूक्रेन पहुंचती है। तो ये जो ट्रांसशिपमेंट है, इसमें टोटल 5 दिन का समय लगता है। 1 दिन लगता है पोलैंड से हथियारों को लवीव तक पहुंचने के लिए, उसके बाद 4 दिन लगते हैं उस ट्रेन को यूक्रेन के ट्रेन में लोड करके पूरब की तरफ कूच करने में। ये भी समझना पड़ेगा कि जो पोलैंड में पहुंच रहे हैं, इनको जर्मनी से लाया जा रहा है हथियार पोलैंड तक, इंग्लैंड से लाया जा रहा है हथियार पोलैंड तक, अमेरिका से लाया जा रहा है हथियार पोलैंड तक। ये जो मूवमेंट है, ये होती है यूएस एयरफोर्स की जो स्ट्रेटेजिक एयरलिफ्ट कमांड है, जिसमें कि C5A गैलेक्सी या C-17 ग्लोब मास्टर जैसे विशालकाय विमान हैं। ये पश्चिमी देशों के और नेटो के हथियार को जर्मनी से, इंग्लैंड से, फ्रांस से, अमेरिका से ला रहे हैं और डिपॉजिट कर रहे हैं नेटो में। लेकिन इसमें भी समय लगता है। एक दिन में आप कितने स्टार लिफ्टर, कितने ग्लोब मास्टर भेजेंगे? समझ लीजिए 4 C5A पहुंच गए, समझ लीजिए 10 C-17 पहुंच गए, तो टोटल टनेज कितना है? मात्र 300 टन। 300 टन तो आधे दिन के हथियार हैं इंटेंस कॉम्बैट जब चालू होता है। तो यूक्रेन के पास कोई रिजर्व ऑफ पावर नहीं है। जिस दिन अमेरिका ने मदद करना बंद कर दिया, अगर शून्य कर दिया, 3 दिन में लड़ाई खत्म। और अमेरिका अगर चलो बंद तो खैर नहीं करेगा, क्योंकि वो जेलेंस्की और यूक्रेन को जिंदा रखने की कोशिश करेगा, उतना ऑक्सीजन देता रहेगा। तो अगर अमेरिका ने हथियारों की सप्लाई 10%, 20%, 30% कम कर दी, तो जेलेंस्की खुद ब खुद समझ आ जाएंगे कि अब इस युद्ध में वो मोड़ आ गया है जब उन्हें सीजफायर टॉक के लिए टेबल पर बैठने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। ठीक है, ठीक है। इस पर अजय जांड्याल से, अजय, जो जिस बात का जिक्र यूके देवनाथ जी कर रहे हैं कि अब वो वक्त आ गया है कि आप सीज फायर रोकने के लिए आपको टेबल पर बैठना होगा, आपको बातचीत करनी होगी, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है यूक्रेन के पास। देखिए, जिस तरह से ये युद्ध चल रहा है, इसके बाद कहीं ना कहीं दोनों ही देशों को ये समझ आ जाना चाहिए, और खासतौर पे जो यूक्रेन के साथ खड़े हैं उनको भी कि ये समझ आ जाना चाहिए कि बातचीत के सिवाय आखिर इसका क्या हल हो सकता है। ऐसा नहीं है कि दोनों देश हार मान जाएंगे, क्योंकि यूक्रेन जब ये युद्ध शुरू हुआ था, मुझे याद है, माना जा रहा था कि 2 या 3 दिन के भीतर जो है वो ये जंग खत्म हो जाएगी। फिर आंकलन लगाया गया कि 1 महीना भर चल सकता है, मगर आज देखिए, आज बात सालों पर निकल आई है, तो इससे साफ हो जाता है कि कहीं ना कहीं यूक्रेन को जो मदद मिल रही है वो इतनी काफी है कि यूक्रेन इस युद्ध में बना रह सकता है। जीतेगा नहीं, मगर हारने की अभी स्थिति में नहीं है। और इसीलिए अब अगले कुछ दिनों में जो चीजें बदलेंगी यूएस में, उसके बाद, क्योंकि यूएस में खाली ट्रंप का रूल नहीं आएगा, उसका असर जो है बाकी जो नाटो कंट्रीज हैं उस पर भी पड़ेगा। और उसके बाद जो है, जैसा एक्सपर्ट्स ने बताया कि उसके बाद जो है चीजें बदल सकती हैं, और शायद ट्रंप इस चीज को समझें कि शांति अगर रहेगी तो दुनिया फल फूल सकती है, और इस चीज का असर जो है फिर युद्ध पे देखने को
मिले और फिर कहीं ना कहीं टेबल पर बैठकर बातचीत हो और फिर कहीं ना कहीं दोनों देशों के दरमियान जारी जंग जो अब सालों में चलने लगी है उसका कहीं अंत हो जाए और जो जान इस वक्त लोगों की, मासूम लोगों की जान जा रही है, जो जंग के भीतर नहीं है उनकी भी, वो जानें जो है वो बचाई जा सकें। चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए अजय जांडियाल और यूवी